आज और कल में चैप्टर कंप्लीट करना है, थोड़ा फास्ट रहेंगे। हाँ, बट आपने ऑलरेडी कुछ कुछ किया हुआ है तो हो जाएगा काफ़ी सारा। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी। जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ें तो इसका मतलब है कुछ स्टोर्ड एनर्जी है। जब हम कहते हैं कि हर्ष में बहुत पोटेंशियल है, इट मीन्स कि कुछ स्टोर्ड है, टाइम आने पे वो मैनिफेस्ट होगा। तो स्टोर्ड एनर्जी को आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ये स्टोर होती कैसे है? जब आप एक कंजर्वेटिव फोर्स, अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट एक बॉडी को लेके जाते हो तो जितना वर्क डन करना पड़ता है, जितना वर्क डन करना पड़ता है वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। दोबारा बोल रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्टोर्ड एनर्जी, और किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में आप जब वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल अर्थ है, अर्थ का फोर्स नीचे रहेगा। अर्थ का फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, फोर्स नीचे है अर्थ का, तो उसके अगेंस्ट जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाएंगे तो यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क, क्योंकि उस अर्थ की ग्रेविटी को काउंटर करने के लिए आपको ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। जितना आप काम करोगे उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। जैसे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे अपनी नेचुरल लेंथ में है, अगर मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड करूंगा तो स्प्रिंग का फोर्स पीछे रहेगा, पीछे की तरफ। तो जब मैं इसको आगे मूव करूंगा तो आई हैव टू काउंटर द स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स को काउंटर करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मेरा फोर्स हमेशा ऐसे रहेगा टू काउंटर दिस स्प्रिंग फोर्स। डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे आपको वर्क डन करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सेम सीक्वेंस में आपका डिफाइन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम U से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझ लें, अगर एक प्लस Q चार्ज यहाँ पे रखा है तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा किसी भी पॉजिटिव चार्ज पे वैसे बाहर की तरफ लगेगा। हाँ जी, क्योंकि यह बाकी पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अगर मैं कोई दूसरा चार्ज प्लस Q आपका यहाँ से यहाँ लेके आऊं तो क्या मुझे इसका रिपल्शन को काउंटर करना पड़ेगा? काउंटर करना पड़ेगा, तो मुझे आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ऐसे, और आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो वर्क डन जो करोगे इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, उतना वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। उतना वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो जब आप इस चार्ज को इन्फिनिटी से एक फाइनाइट पॉइंट पे लेके आते हैं तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, डेफिनेशन लिख लें इसकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज amount of work done in bringing a point charge Q ब्रैकेट में slowly, amount of work done in bringing a point charge Q slowly from infinity
to a given point, from infinity to a given point in presence of given configuration of charges, given configuration of charges. इसका एक मैथमेटिकल डेरिवेशन भी होता है कि आप इन्फिनिटी से जब यहाँ लेके आते हैं तो वर्क डन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, बट अभी के लिए हम आज की क्लासेस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो जितना वर्क डन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा है और दूसरा चार्ज आपका प्लस क्यू इन्फिनिटी पे था, उसको इससे आर डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज 1/4πε0 Q/r। जो डिफाइन किया है उसी का मैथमेटिकल रिजल्ट ये है। आपको प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में इतना वर्क डन करना पड़ेगा और वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपको चार चार्जेस Q अरेंज करने हैं एट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे अरेंज करने हैं ऐसे, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, वही आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रहेगा। दोबारा बोल रहा हूं मैं, आपको पता है कि ये नेचुरल सिचुएशन तो है नहीं क्योंकि रिपेल करेंगे, तो आपको कहीं से लेके आना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा टू मेक दिस अरेंजमेंट, दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स से आप पहला पार्टिकल इन्फिनिटी से लेके आए, यहाँ पे ले आए। पहले पार्टिकल को लाने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कोई रिपल्शन नहीं था। जब पहला आ गया है, जब सेकंड पार्टिकल को लेके आओगे इन प्रेजेंस ऑफ दिस, यू हैव टू डू सम वर्क। यहाँ तक ले आए, वर्क डन कितना करना पड़ा, इसको मैं के बोल रहा हूँ, के क्यू स्क्वायर बाय ए। दिस इज के, Q1 Q2 दोनों Q है अपॉन डिस्टेंस A। दो चार्ज आ गए आपके। तीसरा चार्ज यहाँ लेके आएंगे तो इट हैज टू काउंटर रिपल्शन ऑफ दिस एज वेल एज दिस। तो सिर्फ ये होता तो आप एक टर्म लिखते कि के क्यू स्क्वायर बाय ए, इतना वर्क डन मुझे करना पड़ता। लेकिन एक टर्म और भी आएगा इसका, वो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय √2a। ये a है, ये है, तो √2a हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम तीन चार्जेस को ले आए, इतना वर्क डन करना पड़ा। चौथे चार्ज को लेके आएंगे तो इट हैज टू फेस रिपल्शन ऑफ थ्री चार्जेस, दिस, दिस एंड दिस। तो आपका के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय √2a, 6 टर्म्स आपकी बन गई। इन सब का एडिशन इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ दीज 4 पार्टिकल्स। नोट डाउन करिए। निकालना है नोटबुक।
वो कहाँ रह गए तेरे साथी? उनको पता था क्लास है सबको, दक्ष को भी। हाँ जी, डन। जहां समझ में ना आए बता देना फास्ट, इतना भी कोई जरूरत नहीं है कि समझ में ना आए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बस आपने वर्ड ड्रॉप कर दिया है एनर्जी वाला, सिर्फ पोटेंशियल लिखा है, वो यू था, ये वी है। उस डेफिनेशन में आपने लिखा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग प्लस क्यू चार्ज टू अ फाइनाइट पॉइंट, जितना वर्क डन करना पड़ा वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। उसी डेफिनेशन में बस आपको प्लस क्यू की जगह +1 चार्ज बोलना है। बोल देता हूं मैं, आप लिख लेना बाद में, बस सिर्फ जो चेंज करना है वो ध्यान कर लेना। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ गिवन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। प्लस क्यू की जगह +1 चार्ज है। प्लस क्यू की जगह +1 चार्ज है पिछले वाले डेफिनेशन में, दैट्स इट। तो अगर आप यहां पर चार्ज क्यू प्रेजेंट है, इसके लिए आप लिखना चाहें, इन्फिनिटी से +1 को यहां तक लेके आए हैं, तो दैट पोटेंशियल विल बी KQ/R। सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं हम, ये होगा। बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहां पे देखें U आया था KQ/R। अगर मैं बोलूं कि पोटेंशियल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, अगर मैं यहां पे U/Q कर दूं, उसको Q को इस साइड ले आऊं, तो KQ/R ये V बन जाएगा। इस एक्सप्रेशन में इस Q को मैं इस साइड ले आया, तो ये बन गया U/Q = KQ/R। इसको बोल सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। आप लिख लें, पोटेंशियल इज ऑल्सो डिफाइंड एज potential energy per unit charge, potential energy per unit charge। यहां से एक फॉर्मूला और बन जाएगा आपका, जब इसको यूज करोगे तो U = Q × V। जैसे लास्ट चैप्टर में किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, वहां पे आपने +Q चार्ज रख दिया, तो फोर्स होता है QE। सिमिलरली अगर किसी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल की वैल्यू पता है, V पता है, और वहां पे आपने +Q चार्ज रखा, तो U = QV। U = QV। ठीक, अभी तक हमने U समझा, V समझा, U = QV ये देखा। इनके अलावा दो टर्म और हैं, एक है डेल्टा U और एक है डेल्टा V। वैसे नाम से ही पता लग रहा है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी और ये आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। ये आपका पोटेंशियल था, ये आपका चेंज इन पोटेंशियल है। इस पॉइंट को U को डिफाइन करने के लिए मैंने बोला था कि जब +Q चार्ज इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट पे आता है, तो यहाँ पे बेसिकली
इन्फिनिटी से आप एक आर लोकेशन पर आए थे, इस केस में क्या होगा, वहां पे एक लोकेशन इनफाइनाइट थी, एक फाइनाइट थी, यहाँ पे दोनों फाइनाइट है। R1 पोजीशन से आप R2 पोजीशन पे आते हैं। जैसे अगर यहाँ पर प्लस Q चार्ज रखा है, R1 दूरी पे आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। आप इस चार्ज पार्टिकल Q को R1 से यहाँ R2 पे लेके आए, तो इस दौरान जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल लें। R1 कौन सा है, R बड़े वाला R है, तो U1 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज KQ बाय R1, फाइनल इज KQ बाय R2, डेल्टा U will be U2 final minus initial KQQ 1 by R2 minus 1 by R1। बस इतना याद रखना है कि वहां पे इन्फिनिटी से फाइनाइट लेके आए थे, यहाँ पे दोनों पॉइंट फाइनाइट है। सिमिलरली यहाँ भी V के केस में हमने क्या किया था, +1 चार्ज को इन्फिनिटी से R लेके आए थे, यहाँ पे आप दोनों फाइनाइट लोकेशंस हैं R1 R2, नोट डाउन कर लें। हो गया। जैसे आपने ये फॉर्मूला बनाया था U इक्वल टू क्यू वी, सिमिलरली डेल्टा U इक्वल टू क्यू डेल्टा V। इस बात का इतना सा मतलब है, एक पॉइंट से यहां तक +1 चार्ज को लेके आए, तो लेट से वर्क डन करना पड़ा डेल्टा V, क्योंकि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नथिंग बट डेल्टा V। +1 को लेके आए तो डेल्टा V वर्क डन करना पड़ा। अगर Q को लेके आते तो Q इंटू डेल्टा V करना पड़ता, उसको हम डेल्टा U बोलते हैं। तो ये आ गया। तो आपने अभी तक जो सीखा है U V डेल्टा U डेल्टा V, डेल्टा V और दो रिलेशन U इक्वल टू क्यू वी एंड डेल्टा U इक्वल टू क्यू डेल्टा V, ये बातें अभी तक सीखी हैं। कोई डाउट सक्षम? नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। जैसे लास्ट चैप्टर में आपने एक डाइपोल के कारण उसके एक्सिस पे और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या निकाला था, फील्ड निकाला था। ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण ये P है, उसके सेंटर से R पोजीशन वेक्टर पर कोई पॉइंट है, वहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है।
पोटेंशियल निकालना है। सबसे पहली बात समझ लें आप, जो पोटेंशियल टर्म है ये स्केलर क्वांटिटी है। हमने लास्ट टाइम जब वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, फॉर एग्जांपल डाइपोल से इस पॉइंट पे निकाला था, तो आपने इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड ऐसे, इसके कारण ऐसे, फिर आपने उसको वेक्टोरियली ऐड किया था। यहाँ पर आप डाइपोल माइनस और प्लस क्यू के कारण जब यहाँ पे V निकालेंगे तो आप सिंपली इसका निकाल लें और इसका निकाल लें, आपको क्या करने की ज़रूरत नहीं है, वेक्टोरियली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप स्केलरली ऐड कर देंगे। मैंने क्लास में इसको काफ़ी डिफिकल्ट लंबे से डेरिवेशन के साथ किया था, आज छोटे डेरिवेशन से कर रहे हैं, वो भी मतलब उतना ही सही है और आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं उसको। तो पहले आप जनरल पोटेंशियल निकालने से पहले आप मुझे बताएं, अगर एक डाइपोल है उसके इक्विटोरियल पॉइंट पे कोई पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, ये माइनस चार्ज था, ये प्लस चार्ज था, आप मुझे बता दें पोटेंशियल एट इक्विटोरियल पॉइंट कितना होगा। हाँ जी, क्या करें, जीरो हो जाएगा। देखो जब आप ये लिखेंगे ना, जैसे आपने कहा कि V लिखना है आपको, V इज KQ/R, जब भी आप V लिखेंगे किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे +1 चार्ज मान लेंगे, यहाँ -Q है, यहाँ +Q है, डिस्टेंस बराबर रहेगा, ये भी R ये भी R, तो वो आपका +KQ/R बन जाएगा, ये -KQ/R, तो पोटेंशियल एट इक्विटोरियल पॉइंट इज 0। ठीक है। सिमिलरली आप एक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस R, ये A है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, आप इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालिए। आप करें मैथमेटिक्स फटाफट तेजी से, +Q मान लें यहाँ पे, ये -Q, और पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। हाँ, इक्विटोरियल पे 0 रहेगा, क्यों, क्योंकि वो +KQ/R और -KQ/R कट जाएगा। एक्सियल पे KQ पता है ये हो जाएगा क्या, हाँ, बिकॉज R इज मच लार्जर देन A। क्या करें, जोर से बोलो, यहाँ पे कर देंगे, 0 हो जाएगा दोनों, फिर डिफरेंस आपका आएगा ही नहीं। ठीक है, ठीक नहीं है, ठीक रखा है। तो आपने V इक्विटोरियल एंड V एक्सियल निकाल लिया।
अब आपको निकालना है कि डाइपोल है, उससे किसी जनरल लोकेशन r पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस डाइपोल को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी कंसिडर्ड एज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो ये आपका एक, और दूसरा ये, इसकी जगह आपने ये दो डाइपोल मान लिए। वो एंगल आपका थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो दिस कंपोनेंट विल बी P sin थीटा एंड दिस विल बी P cos थीटा। इस डाइपोल को हटा दिया, दो डाइपोल बना दिए। अब इस डाइपोल के लिए वो आपका पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल है। ये वाला जो डाइपोल है, इसके लिए वो पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल है। तो पोटेंशियल जीरो। आपको निकालना है इस वाले का। इस वाले का डाइपोल मोमेंट P की जगह P cos थीटा यूज हो जाएगा। तो V विल बी KP cos थीटा बाय r स्क्वायर। बस P की जगह आपने एक्सियल पॉइंट पे निकाल रखा है KP बाय r स्क्वायर होता है। P की जगह P cos थीटा आ गया। ठीक है, क्या मैं इसी टर्म को लिख सकता हूं कि P डॉट R अपॉन R स्क्वायर। या V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डॉट R कैप अपॉन R स्क्वायर। ये बात बताएं, P डॉट R कैप का मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट A B cos थीटा होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ P इज P, ये यूनिट वेक्टर है, तो 1 इंटू cos थीटा। तो ये वाली चीज P cos थीटा ही तो है, बस उसको एक अलग तरीके से लिखा है। ये आपका आ गया पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आसान तरीका है, क्लास में बहुत लेंथी किया था। आपने ये नहीं किया होगा। हाँ जी, तो ये कर लो। हाँ, 3 स्टेप है। वहाँ पे आपने वो निकाला क्या, V इक्वेटोरियल 0, V एक्सियल, ये यहाँ पे डाइपोल को तोड़ा, V एक्सियल इज 0, सॉरी V इक्वेटोरियल इज 0, एक्सियल ये आ जाएगा। डन। नेक्स्ट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। लेकिन आप इक्विपोटेंशियल इज अ सरफेस, इक्विपोटेंशियल इज अ सरफेस at which potential is same at all points, सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम रहेगा। एग्जांपल देखते हैं। लेट से प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ से r दूरी पर पोटेंशियल कितना होगा, V विल बी KQ बाय R। इससे इस साइड r दूरी पे कितना होगा, KQ बाय R। चारों तरफ
A sphere surrounding a plus q charge will be a equipotential surface, ठीक है। माइनस का भी सिमिलर रहेगा, माइनस के सराउंडिंग में भी आप एक स्फीयर बनाएंगे तो वो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा। इस सरफेस के अलावा बहुत सारे स्फीयर हो सकते हैं, ये स्फीयर हो गया, ये भी अपने आप में इक्विपोटेंशियल है, बट इसका पोटेंशियल इससे अलग है। इस सरफेस पे सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम रहेगा, तो ये भी इक्विपोटेंशियल है, ये भी, ऐसे बहुत सारे और बन सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी बन सकते हैं, ठीक है। अब ये बताएं एक बात, एक इसमें एक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। जैसे यहां तो दिख रही है, ये आपका सरफेस है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। उसका एक कारण और समझें। अगर मान लो कोई भी रैंडम सरफेस है, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होती तो उसका एक कंपोनेंट ऐसे होता और एक कंपोनेंट ऐसे होता। अगर एक कंपोनेंट ऐसे है, आप जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएंगे नंबर 2 पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन हो जाएगा। यहां से यहां जब जाएंगे, +1 चार्ज को यहां से यहां ले जाएंगे, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ +1 चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड डेल्टा वी। डेल्टा वी विल बी ई डेल्टा एल। आप तो सिंपल सा ही बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऐसे, +1 चार्ज को यहां से यहां लेके जाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कितना होगा? E इंटू डेल्टा एल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, डेल्टा एल इज ऑल्सो नॉन जीरो, तो फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा वी की वैल्यू आ गई तो पॉइंट 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, हमें नहीं चाहिए। तो आपका जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो वहां पर परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, सो दैट नो कंपोनेंट इज अलोंग द सरफेस। तो आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे। 2 ही पॉइंट नोट करने हैं। क्या? एक तो सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब हमें 2 चार्जेस गिवन है प्लस प्लस, इनके कारण जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो बनाना है। तो पहले बनाएंगे फील्ड लाइंस, ये बना लें। देखें ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस पॉइंट पे मान लिया कि पोटेंशियल V है ड्यू टू बोथ चार्जेस। अब मुझे सरफेस ढूंढना है जहां पे यही वाला पोटेंशियल हो हर जगह। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा रास्ता चुन रहा हूं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रास्ते के परपेंडिकुलर हो। तो उस रास्ते पे जाते वक्त, फॉर एग्जाम्पल, यहां से यहां तक मैंने लाइन को ऐसे चलाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर था तो आपका ई डेल्टा एल 0 रहेगा।
क्योंकि वर्क डन आपका डेल्टा एल ऐसे है, फील्ड ऐसे है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, तो डेल्टा वी विल बी जीरो। अगर मैं ऐसा पाथ चूज कर लूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे रास्ते में हमेशा परपेंडिकुलर हों, तो दैट सरफेस विल बी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। चलते हैं यहां से, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। यहां से आप देखें, क्या मैंने जो पाथ चूज किया है हर जगह लाइन परपेंडिकुलर दिख रही है? दिख रही है। आगे और बढ़ते हैं। ये आपकी बहुत सारी, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आप बना सकते हैं। इसके बाद यहां पहुंचा, यहां पे और वही बहुत सारी फील्ड लाइंस होंगी, तो परपेंडिकुलर चलते चलते ये वाली यहां बीच में आपकी ऐसे लाइन रहेगी, तो ये लाइन ऐसी होनी है। उसके बाद यहां लाइंस हैं, अगर आपको यहां से शुरू करके कोई और रास्ता दिखता है और शेप का, तो बनाएं, नहीं बनेगा, यही शेप आएगी। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं आप। कैसे? मतलब आप बना के दिखा दें। एक और सरफेस आपका ऐसा ही इसके बाहर रहेगा, ऐसा, तो प्लस प्लस चार्ज के कारण इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपका ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे ही और सारे भी होंगे। तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी प्लस के कारण, माइनस के कारण, प्लस प्लस के कारण, प्लस माइनस के कारण, वैसे ही आपका ये भी आएगा। अब आप अपने दिमाग से प्लस और माइनस की बना के दिखाएं। पहले फील्ड लाइंस बना लें और फिर उसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना के देखें। क्या? अच्छा, वो वाला उससे। कहीं से एक पॉइंट पकड़ें और फिर आप चलें और चलते ही रहें जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बना दे फिर।
ये तो खेल है बचपन का। आप किसी बच्चे को उसको मत बताओ कि क्या आप कर रहे हैं, आप कहें कि आपको ऐसे चलना है कि लाइन, उसको बस ये ज्ञान होगी परपेंडिकुलर क्या होता है ना। तो आप इसको लाइन को काटते चलो और बताओ कि कहाँ पे पूरा क्या सरफेस बनेगा, सर्कल बनेगा। आप यहाँ से चलें, ये देखिए, ये परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, आपका ऐसा बनेगा। ये परफेक्ट स्फीयर नहीं होगा, गोलाकार आपका रहेगा बट स्फीयर नहीं रहेगा। ये भी रहेगा, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। ये आपके इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं। एक और बताएं, क्या ये प्लेन अगर ऐसे हो तो क्या वो प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा? क्या यहाँ पे फील्ड, जैसे आपने बताया कि मैं एक लाइन ड्रॉ करनी है कुल मिला के, जहाँ पे फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है, क्या इस लाइन के हमेशा फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर रहेंगी? हाँ जी, नहीं रहेंगी। देखिए आप, ये परपेंडिकुलर है यहाँ, क्योंकि यहाँ से घूम के जब यहाँ आएगा तो ये ऐसे होगा ही होगा, तो यही परपेंडिकुलर, ये भी सब जगह परपेंडिकुलर रहेगा। तो एक प्लेन ये भी आपका इस केस में इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। ऐसे सर्कल्स प्लस ये एक प्लेन और एक्स्ट्रा, ये आपके चारों केसेस के इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं। क्या बात, ज़्यादा हो गया? ऐसे कैसे काम चलेगा? जीवन में बहुत आगे जाना है अभी तो। देखते हैं। हाँ, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। आप बताएं, अगर मैं अर्थ के फील्ड तो ये अर्थ के फील्ड के अलोंग किसी ऑब्जेक्ट को लेके आऊं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी? कम होएगी, क्योंकि आपको पता है कि उस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब जाता हूं तब वर्क डन करना पड़ता है और तब आपकी एनर्जी स्टोर होती है। अगर उसके अलोंग आऊंगा तो घटेगी। ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी घटती है नीचे की तरफ। स्प्रिंग में देख लें, आपने स्प्रिंग को एक्सटेंड कर दिया इतना, ये आपकी नेचुरल लेंथ थी, तो जितना ज़्यादा एक्सटेंड किया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टोर्ड एनर्जी होगी। आप इस साइड लेके आएंगे, आप देखें यहाँ पे स्प्रिंग का फोर्स ऐसे, अगर आप उस फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे तो योर स्टोर्ड एनर्जी विल डिक्रीज। और देख लें आप, प्लस क्यू चार्ज है, अगर एक चार्ज प्लस क्यू, फील्ड की डायरेक्शन आपकी ऐसे है, अगर यहाँ ले आए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी क्या? घटेगी, क्योंकि आप जब अंदर की तरफ लेके आएंगे तब अगेंस्ट जा रहे हैं आप, तब बढ़ती है, अलोंग घटती है। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल decreases, potential energy and potential decreases along the direction of field, फील्ड की डायरेक्शन में आपकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है और पोटेंशियल भी। एक पॉइंट तो आपको निकालना क्या था, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। तो एक बात तो क्वालिटेटिवली ये पता लग गई कि फील्ड के अलोंग पोटेंशियल घटता है। ठीक बात।
जहाँ पे आपने डेल्टा यू लिखा था, डेल्टा यू में अगर आप एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो एक बात और लिख लें, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल। जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जितना आप एक्सटर्नल वर्क करते हैं उतनी एनर्जी स्टोर होती है। जैसे हाँ जी, नहीं डिवाइड नहीं, बस वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल। ये अर्थ है आपकी, अर्थ के अगेंस्ट, मतलब अगर ऊपर लेके जा रहा हूं तो एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, तो उस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जितना वर्क डन किया जाएगा वही आपका रिस्पॉन्सिबल होगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब एक बात बताएं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को बहुत स्लोली लेके जाता हूं, यहां से यहां तक स्लोली लेके गया, डेफिनेशन में हमने स्लोली लिखा है, उसका एक कारण था। अगर स्लोली लेके गया हूं तो दोनों फोर्स एफ एक्सटर्नल एज वेल एज ग्रेविटी आर ऑलमोस्ट इक्वल, दोनों लगभग बराबर रहेंगे क्योंकि आप स्लोली लेके जा रहे हैं, मूवमेंट आपका ऑलमोस्ट जीरो टाइप ही है। तो यहाँ पे जो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको मैंने एफ सी बोल दिया एम जी की जगह, तो एफ सी इज नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सटर्नल ऑलवेज, ठीक है, नेगेटिव रहेगा। तो क्या मैं इसी टर्म को बोल सकता हूं डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? तो कुछ ठीक बताया? क्या बताया था कि ग्रेविटी ऐसे लग रही है, आपने एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाया, जितना वर्क डन करेगी एफ एक्सटर्नल उतना ही आपकी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। प्लस आपने बताया कि इसको स्लोली मूव कर रहे हैं, स्लोली मूव कर रहे हैं तो आपका एफ सी एंड एफ एक्सटर्नल विल बी ऑलमोस्ट इक्वल। अगर बराबर रहेगा तो आप लिख सकते हैं एफ सी इक्वल टू माइनस एफ एक्सटर्नल या एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस एफ सी। तो आप बोलेंगे कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑल्सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली आप इसको डेल्टा वी को भी डिफाइन कर सकते हैं। डेल्टा वी आपका कुछ नहीं है, यहाँ पे आप प्लस क्यू चार्ज को मूव कर रहे थे, यहाँ प्लस वन चार्ज को मूव कर रहे हैं, तो इस केस में भी डेल्टा वी इज वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल and delta V is also negative of work done by conservative force। ये नोट डाउन कर लें, इसका मतलब क्या समझेंगे अभी। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर एक प्लस वन चार्ज को मैं यहां से यहां लेके जाऊं तो आप बताएं आपका पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। जब आप किसी चार्ज को फील्ड के अलोंग लेके जाएंगे तो आपका पोटेंशियल घटेगा, ठीक है। वो पोटेंशियल होगा कितना? दैट डेल्टा वी विल बी इक्वल टू, या तो आप मान लें या तो आप ये वाली डेफिनेशन यूज कर लें या ये वाली यूज कर लें, बताएं कौन सी करेंगे? ऊपर वाली करेंगे। ऊपर वाली करेंगे। अगर ये फील्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, प्लस वन चार्ज के ऊपर ये फोर्स किस साइड लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये प्लस वन चार्ज के ऊपर फोर्स किस साइड लगाएगा? फील्ड की डायरेक्शन में, F इक्वल टू क्यू ई। तो इस फील्ड के कारण तो फोर्स ऐसे लग रहा था, अगर मुझे इसको स्लोली लेके जाना है तो F एक्सटर्नल हैज टू बी अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि आपका जो फील्ड का फोर्स है F E बोल रहा हूं मैं उसको, मैं F E वो इस साइड है, तो आपको F एक्सटर्नल पीछे लगाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट आपका आगे हो रहा है तो वर्क द नेगेटिव आएगा। अब प्लस वन चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स E होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला फोर्स E था, तो ये वाला फोर्स भी मैग्नीट्यूड वाइज तो E ही रहेगा, E रहेगा। डेल्टा V इज नथिंग बट
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जब वर्क डन निकालना है तो एक तो फोर्स चाहिएगा, फोर्स मिल गया। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक आप मान लें डेल्टा एल है, डेल्टा एल, बट ये नेगेटिव है, दिख रहा है आपको, तो एक माइनस साइन आ जाएगा। तो यहां पे डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन है। आपका टॉपिक था रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत बार यूज होता है। ई डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एल। अगर अब ये +1 ऐसे न ट्रेवल करके ऐसे ट्रेवल करता, तब आपका देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स है वो ऐसे लगता तो एंगल थीटा होता, वर्क डन विल बी एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यही वाला फॉर्मूला आपका हो जाता डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा एल। इस ऊपर वाले फॉर्मूले को ही रीअरेंज करेंगे तो ई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। तो ये तीनों फॉर्मूले यूजफुल हैं आपके, आप नोट डाउन कर लें, या इसी को आप एक और लिखना चाहें ई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल। इतना ही करते हैं, फास्ट आ गया, हल्का सा फास्ट रहा होगा तो वो रहेगा ही। रिकॉर्डिंग इसकी वीडियो की अवेलेबल है, आप जाके देखेंगे इसको, थोड़ा सा शायद पेस बढ़ती है, घटने का ऑप्शन होता है क्या? आपकी वीडियो की स्पीड बढ़ाते हैं हम 2x 3x करते हैं, या घटाने का भी रहता है क्या? रहता है, चलो अच्छा रहता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब इसको पॉज करके आप दोबारा देखेंगे तो बात बनेगी, कल रिवाइज करके आएंगे तभी फायदा होगा। थैंक यू।